मुझे अपने साथ ले गए थे। जब पांचों ने मिलकर मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी कमरे में आ गया। जैसे ही वो अंदर आया उसकी चीख निकल गई। हालात कभी कभी इंसान को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है, या यूं कहें कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। मैं भी उन कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफर पर निकल पड़ी थी। उस रात के ठीक 12 बज रहे थे। मैं उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। एक के बाद एक उन लड़कों ने मुझे नोचा था। दर्द अपनी इंतहा पर पहुंच चुका था, लेकिन ये सब मैंने अपनी मर्जी से चुना था। न मुझे अपने कपड़ों का होश था और न ही उठने वाली उन दर्द भरी लहरों का। अभी तो 2 लड़कों ने ही अपनी ख्वाहिशें मेरे साथ पूरी की थी और अभी तो 4 लड़के और मेरे साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने वाले थे। उन 2 लड़कों ने ही मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरी अंतरात्मा तक जख्मी हो गई थी। मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना था, उनकी मनोकामनाएं पूरी करनी थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत पर कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हाँ भर दी थी। मुझे उस रात 5 लड़कों के साथ हम बिस्तर होना था। कभी कभी इंसान की मजबूरियां उसे ऐसी गहराइयों में धकेल देती हैं जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता है, और मैं उसी अंधेरे में खो चुकी थी, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रोशनी के। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं होता है, लेकिन मैं उस जगह पर खड़ी थी जहां फैसला करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। वे सब सेहतमंद, तंदुरुस्त नौजवान लड़के थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले पहले 2 नौजवानों ने कुछ ही लम्हों में मुझ पर काबू पा लिया और मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बनाकर मेरे शरीर के एक एक अंग को तोड़कर रख दिया था। ये मेरे जीवन में पहली बार था जब किसी मर्द ने मुझे छुआ था, मुझसे प्यार किया था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा कमरे में दाखिल हो गया। मैंने गहरी सांस ली, थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन वो बोला, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर मेरे और भी दोस्त इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन मेरे पास आया। मेरे आंसुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वो अपनी शिद्दत से मुझ पर टूट पड़ा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति अब खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर भारी पड़ता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में सच्चा मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आने लग जाता था, इसलिए अब मैंने उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी थी। खामोशी से, बिना किसी विरोध के, मैं खुद पर गुजर रही इस कयामत को झेल रही थी। लगभग 1.5 घंटे तक वो मुझसे अपनी प्यास बुझाता रहा। जाते जाते उसने अपने दांतों के गहरे निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और मुस्कुराते हुए कहा, जानू, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो देखना, मैं तेरे साथ फिर से वक्त जरूर गुजारूंगा। उसके जाने के बाद मैंने पहली बार एक निगाह अपने तन पर डाली। मैं कांप उठी थी। मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां जख्म न हो। तीसरे नौजवान ने तो हद कर दी थी। मुझ पर इतने गहरे और क्रूर जख्म कर दिए थे कि मेरी सांसें तक दर्द से थमथम सी हो रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, आंखें बंद, शरीर सुन्न। मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये सब खत्म कब होगा? मेरे खूबसूरत शरीर पर जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे, और फिर उन 2 लड़कों ने भी एक एक घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों? उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे, और ये एक रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर पाती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। उसकी चीखें क्यों निकली? वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से जरूर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद जी। मेरा नाम मानसी है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होता है। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही अंदाज मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश में निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती थीं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में मुझे ऐसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिसके पास न तो तजुर्बा था और न ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी उसकी बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। हमेशा ही मैं बाबा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं। मेरी नाराजगी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतर जाता था। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते थे, मानसी बेटी, तू फिक्र न कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। और फिर एक दिन बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। जब सुबह हमें पता चला कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने अहम थे। जब तक वो हमारे सिर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूरतों से तो हम वंचित नहीं थे।
बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो पड़ोस वाले और खानदान वाले हमारी मदद करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और सब ने अपने हाथ खींच लिए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश में घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल होती है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। हर कंपनी के बाहर हजारों नौजवान पहले से ही मौजूद होते थे। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए मिल रहे थे। ये पैसे तो घर के बिल में ही चले जाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे तजुर्बा पूछते थे और मेरा मुंह खाली रह जाता था। बहुत तलाश करने के बावजूद कोई नौकरी न मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में बना हुआ पिज्जा हाउस था, जहां हर वक्त मर्दों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। मुझे काले रंग का फिटिंग ड्रेस पहना दिया गया था जिस पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा था और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी में बड़े अजीब अजीब काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी जिसके छोटे छोटे बाल कंधों पर फैले हों और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने टाइट कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए बहुत घुटन भरा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। वो बोली, बेटा बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बिना बिजली के गुजारा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसीलिए बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसुओं ने मेरे लिए फैसला लेना बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ही मेरा सहारा हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करनी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ये फर्ज हर हाल में निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए मैंने माँ से कह दिया कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, बेटी आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे बुलाया जाता है और रात के 11 छोड़ा जाता है। मैंने झूठ बोल दिया कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका टाइम यही है। उस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि माँ ने और ज्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी। अगली दोपहर ठीक 2 बजे मैं पिज्जा हाउस के लिए रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने पिज्जा हाउस पहुंचकर अपना यूनिफॉर्म बदला। मैनेजर ने मुझे दरवाजे के ठीक पास खड़ा कर दिया और बोला, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आने जाने वाले को इज्जत से वेलकम करोगी। फिर वो अचानक गुस्से में बोला, ये कैसा मुंह बनाकर आ गई हो, पहले मेकअप तो कर लो। मैनेजर की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास कोई मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपनी मेकअप किट मुझे देकर मेरी मदद की। उसने बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और गहरी सुर्ख लिपस्टिक, थोड़ा काजल और हल्का पाउडर लगा दिया। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी। तभी वो लड़की बोली, ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं समझ गई थी कि ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत भारी था। मैं शाम 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी रहकर आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद बहुत कम थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था। अभी मुझे वापस बस में धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। करीब 12 बजे मैं घर पहुंची। माँ मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर 2 बजे के करीब घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि ऑर्डर लेने का काम सौंपा गया था। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में मुझे अंदाजा हो गया कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने जाती उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते थे। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती थी क्योंकि ये मेरी नौकरी का नियम था। वो जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो इतने करीब आ जाते कि मेरी सांस रुकने लगती थी। ये पिज्जा हाउस मुझ जैसी वेट्रेस की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था। यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। इस 1 महीने में काफी कुछ ऐसा हुआ था जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग वाले शब्दों का तबादला। लेकिन नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर 1 महीने में टिप्स से काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज्जा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज शाम के वक्त सबसे कोने वाली टेबल पर बैठ जाते। मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वो 5 ही 25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने पूछा,
तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने फौरन अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरे आगे रख दिया और बोला, तुम बहुत शरीफ लड़की लगती हो, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। वो भी बिना सोचे समझे मैंने वो कार्ड उठाकर अपनी कोट की जेब में रख लिया। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई ना कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली इन मुलाकातों की वजह से हम थोड़े थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते गुजर गया। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था, शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ बोली, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 20 साल से ऊपर की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज्जा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही हूँ, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा। मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही। ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोटिस कर ली। वो बोली, क्या बात है मानसी, आज तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे सब बता दिया। क्या करूं यार, मुझे बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से शादी करके विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो लड़की ठीक ही तो कह रही थी, इतना तामझाम मचाने की जरूरत ही क्या थी। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि बहन की विदाई सादगी से कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ बोली, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है। अगर खाली हाथ मैंने तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले उसको पूरी जिंदगी ताना देते रहेंगे। उसे कहेंगे, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ भी नहीं दिया है, तू एकदम गए गुजरे खानदान की है। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, ऐसी जगह दीदी की शादी करने की जरूरत ही क्या है, जो चाहे। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई और बोली, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तुझसे मिन्नतें ना करनी पड़ती, वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेते। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और मेरी बात ने उनका दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी, अगर बाबा जिंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वो अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को जिंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। मेरे दिन यूं ही परेशानी में गुजर रहे थे। मैंने पिज्जा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। वो लड़के अब भी रोजाना पिज्जा हाउस आते थे। एक बार मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक बोला, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनमें से एक बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। न चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला उन्हें बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हो रही हो? हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो हमें याद कर लेना। मैं हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पांचों ने फौरन ही मुझे 1 लाख रुपए का ऑफर कर दिया। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वो लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक सी गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था, ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन घबराकर कहा, मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती हूँ। वे हंसकर बोले, हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या न करना आपकी मर्जी है। लेकिन आज के दौर में इतने पैसे कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपए हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी। ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतजार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वो दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्च में दोनों शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते की बात सुनकर जहां मुझे खुशी हुई, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सका था और माँ मुझे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने एक नजर अपनी दीदी के चेहरे पर डाली। उनके चेहरे पर बहुत समय बाद खुशी की रौनक नजर आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है, वो भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा, आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले मिलने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हाँ भर ली। वो मुस्कुराकर बोले, हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएंगी। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी दिन की वजह से कंपनी में काम बहुत ज्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसीलिए मैं उनकी बात मानने में मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इतनी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी। मैं पिज्जा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला।
जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां उसका कोई जान पहचान वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का उन पांचों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं उस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फोन करके बता दिया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया और उसके दोस्तों से वो लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए। वो पांचों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। वो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन बिना मतलब के आज कौन किसी की सहायता करता है। खैर, मेरे ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई और रकम भी मेरे हाथ आ गई, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी का ऑफर दिया और यकीन दिलाया कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में इज्जत के साथ काम कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नजर से देखें, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। लड़कियां बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो टाइट कपड़े पहनकर किसी पिज्जा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। आज के दौर में लोग मजबूर लड़कियों की आबरू उतारने तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी इज्जत संभालने के लिए कोई नहीं आता है। आज की कहानी में इतना ही। मैं विदा लेने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल